जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका केसीजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आप सबने एक पॉलिटी की जो मैराथन क्लास थी वो सब आपने देख ली होगी। अभी तक जिन बच्चों ने नहीं देखी है तो वो जाए हमारे चैनल पर, प्ले लिस्ट में आपको जाना है और वहाँ पर जाकर के वीडियो री एग्ज़ाम का एक फ़ोल्डर बना हुआ है, उस फोल्डर पर जाकर के आपको उस वीडियो को जाकर के देखना है। इसके अलावा मैं यूपी स्पेशल की भी वहाँ पर क्लास डाल चुका हूँ, उस क्लास को भी आप जाकर के देखिए। शनिवार के दिन मैंने 1 बजे से शाम के 1 बजे से एक लाइव क्लास ली थी पॉलिटी की। प्रश्न सीरीज थे, वो सीरीज मैंने आपकी पूरी आपको बहुत मेहनत के साथ मैंने तैयार की थी। किसी भी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल वो पॉलिटी की होने वाली है। लगभग हर सवाल, हर कॉन्सेप्ट को मैंने उस वीडियो के अंदर क्लियर किया है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाकर के उस वीडियो को देखिए और एंजॉय करिए, और बहुत आसान तरीके से अपने नोट्स भी आप बना सकते हैं। जो बच्चा पहली बार पॉलिटी पढ़ रहा है उसके लिए भी यूज़फुल है, और जिस बच्चे ने कई बार पॉलिटी पढ़ ली उसके लिए भी वो यूज़फुल है। बस आपको जाना है और जाकर के वीडियो देखनी है। इसके अलावा हमारी समय समय पर और भी आगे क्लास आने वाली है। शिवम सर की जल्दी आपको कंप्यूटर की मैराथन क्लास देखने को मिलेगी, और बाकी सर भी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। जल्द ही आपको टीचरों की भी मैराथन क्लास वहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो आप तैयारी करते रहिए और अपना जितना हो सकता है उतना एफर्ट लगाइए। बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। बस आप तैयारी करते रहिए। उसी तैयारी की दिशा में कुछ सवाल जो थे वो आपके पॉलिटी से जो बच गए थे, उन्हीं सवालों की एक क्लास छोटी सी मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। इसको भी आप उसी तरीके से प्यार दीजिए जो आपने पहले की वीडियो में दिया है। ज़्यादा समय लेते नहीं हैं, आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम चीज़ों को पढ़ेंगे। मैंने जो इस क्लास का एक छोटा सा टॉपिक बनाया है, वो टॉपिक बनाया था साहब आपका विविध का। इस विविध के अंतर्गत हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे जो हमें उस मैराथन क्लास में नहीं पढ़ पाए थे। जैसे मैंने आपको वहाँ पर हाई कोर्ट के बारे में इतनी ज़्यादा कोई जानकारी नहीं दी थी, तो इस हाई कोर्ट के बारे में हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। थोड़ा बहुत हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी इसी मैराथन क्लास में पढ़ेंगे। ज़्यादा सवाल करेंगे, थोड़ी सी थ्योरी हमें कम पढ़नी है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सवालों को निपटाना है। चलिए साहब, पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल क्या कहता है? पहला सवाल कहता है कि लोकतंत्र के 2 सबसे आवश्यक अधिकार कौन कौन से हैं? तो लोकतंत्र के जो 2 सबसे आवश्यक अधिकार हैं वो एक समानता है और एक साहब आपका स्वतंत्रता है। समानता और स्वतंत्रता दोनों जो हैं, ये साहब एक और अगर इसके अंदर ऐड कर दिया जाए तो वो बंधुत्व और ऐड अगर कर दिया जाए तो ये जो हमने तीनों हैं, ये तीनों कहाँ से लिए हैं साहब? आपके फ्रांस से लिए हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, तीनों को फ्रांस से लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और बात ध्यान रखेंगे कि जो फ्रांस की क्रांति थी बेटा, ये फ्रांस की क्रांति इन तीनों सिद्धांतों पर आधारित थी। और फ्रांस की क्रांति जो है बेटा वो चली थी 1789 से प्रारंभ हुई और 1799 तक, लगभग 10 साल तक फ्रांस की क्रांति चली है। तो ये जो क्रांति थी इन्हीं 3 सिद्धांतों पर आधारित थी। इसी को आधार बना करके क्रांति की शुरुआत की गई थी। बहुत ही अच्छा सवाल है, इस सवाल को आप देखें। आगे बढ़े। अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? सबको पता है, केशवानंदन भारती बनाम केरल सरकार, एक मुकदमा था सुप्रीम कोर्ट में 1973 में आया था। इसी में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ये जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय था, इसमें मूल ढांचे के सिद्धांत को इसने परिभाषित किया था। तो ध्यान रखेंगे, मूल ढांचे का सिद्धांत, ये जो मूल ढांचे का सिद्धांत है वो इसी में साहब आपका परिभाषित किया गया था। तो ध्यान रखेंगे, ये मुकदमा बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर एक सवाल यहाँ से पेपर में आता ही है। ये मैंने बहुत डीप जाकर के वहाँ पर पढ़ाया है। आप उस मैराथन क्लास को देखें और इस सवाल को भी आप समझ लें। अच्छा साहब, अगला सवाल पूछते हैं कि भारत में किस बात से संसद के द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया है? तो भारत में जो नागरिकता अधिनियम है बेटा, वो नागरिकता अधिनियम पारित किया गया 1955 में। असल में जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, इस नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत में नागरिकता प्राप्त करने के और नागरिकता समाप्त करने के तरीकों के बारे में बताया गया। ये जो बेटा नागरिकता प्राप्त करने के हमारे संविधान में हैं, इन्हें 5 तरीकों का वर्णन किया गया है कि 5 तरीकों से हमारे देश में नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं बेटा।
बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा साहब आपके आसान हैं। ये हो गए नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके देखने, और साथ के साथ हमें देखने कि साहब नागरिकता समाप्त करने के कितने तरीके हैं। तो नागरिकता समाप्त करने के 3 तरीके हैं और प्राप्त करने के साथ 5 तरीके हैं। तो पहले जो समाप्त करने के 3 तरीके वो मैं आपको लिखवा दूं। तो पहला हो गया साहब आपका स्वैच्छिक त्याग कर, यानी कि जब व्यक्ति की इच्छा की तब उसने अपनी नागरिकता त्याग दी। तो ये हो गया पहला तरीका स्वैच्छिक त्याग कर। दूसरा वाला जो हो गया साहब आपका वंचित करके, दूसरा वाला हो गया वंचित करके। अगर कोई व्यक्ति देश विद्रोही कार्यवाही में लगा होगा तो भारत सरकार उससे नागरिकता से वंचित कर सकती है, उसके नागरिकता से साहब सॉरी ये उल्टा हो गया बेटा। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे कार्य में लगा हुआ है या ऐसे तरीके से उसने नागरिकता प्राप्त की है जो भारत में नागरिकता प्रदान करने का तरीका नहीं है, तो भारत सरकार उसकी नागरिकता से उसे वंचित कर सकती है। जबकि अगर कोई भी व्यक्ति देश विरोधी कार्यों में लगा हुआ है तो भारत सरकार उसको उसकी नागरिकता से बर्खास्त कर सकती है। तब नागरिकता बर्खास्त की जाएगी अगर वो देश विरोधी कार्यों में लगा हुआ है। और यहीं पर हम आज क्या देखेंगे कि नागरिकता प्राप्त करने के तरीके कितने हैं। नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। पहला हो गया साहब आपका जन्म के आधार पर। अगर किसी भी बच्चे के माता पिता में से कोई भी एक भारत का है और उसका जन्म भारत में हो जाए तो जन्म के आधार पर भारत का नागरिक बनेगा। दूसरा तरीका बेटा वंश के आधार पर। अगर किसी भी बच्चे का जन्म भारत के बाहर हुआ हो और माता पिता कोई भी एक भारत का निवासी हो तो वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है। तीसरा तरीका होता है बेटा पंजीकरण के आधार पर, अर्थात रजिस्ट्रेशन करके। अगर कोई भी भारतीय मूल का नागरिक है, पंजीकरण करके अगर कोई भी भारतीय मूल का नागरिक है उसे भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है, या किसी भी विदेशी का विवाह भारत के नागरिक के साथ हुआ है तो वह भी इस पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। और सिंपली ये कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति को 7 साल तक भारत में रहना पड़ेगा, एक बार भी वो जेल नहीं जाएगा और आखिरी 1 साल के लिए भारत को नहीं छोड़ेगा। 6 साल में छोड़ सकता है, 7वें साल भारत में रहेगा और उसने जिस समय नागरिकता के लिए पंजीकरण किया है उस समय तक वो अपने देश की नागरिकता का त्याग कर चुका हो, तब उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। अगला जो तरीका होता है बेटा उसे कहते हैं साहब आपका प्राकृतिक तौर पर। ये होता है साहब आपका प्राकृतिक तौर पर। प्राकृतिक तौर पर जो नागरिकता मिलती है बेटा वह ऐसे व्यक्ति को मिलेगी जो लगातार भारत में 12 साल तक रह रहा हो, साथ के साथ 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में किसी एक भाषा का ज्ञान रखता हो और अपने देश की नागरिकता को त्याग चुका हो, एक बार जेल ना गया हो, तो वो प्राकृतिक तौर पर भारत का नागरिक बन जाएगा। और आखिरी तरीका जो कहलाता है उसे कहते हैं बेटा भूमि अर्जन। भूमि अर्जन का मतलब होता है बेटा कि अगर भारत सरकार ने किसी भी क्षेत्र पर कब्जा किया तो वहां के जितने भी नागरिक होंगे वो भूमि अर्जन के आधार पर भारत के नागरिक माने जाएंगे। आपने हाल ही में पढ़ा होगा 100वां संविधान संशोधन, बांग्लादेश के साथ क्षेत्रों का आदान प्रदान किया गया था। तो बांग्लादेश से हमने जो क्षेत्र प्राप्त किए हैं वहां पर रहने वाला जो हर व्यक्ति होगा वो हर व्यक्ति भी बेटा भारत का नागरिक बना है। और किस आधार पर बना है बेटा, वो बना है भूमि अर्जन के आधार पर। तो ये नागरिकता अधिनियम में समय समय पर इसमें संशोधन होते रहते हैं, समय समय पर इसमें संशोधन हुए, मगर मूल जो अधिनियम था वो 1995 में पारित किया गया था। ठीक है बेटा, यहाँ से आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी ये मैंने आप लोगों के लिए क्लियर कर दी है। किसी बच्चे का कोई भी सवाल हो तो आप वीडियो के बिल्कुल मैसेज बॉक्स में जाना है और वहां पर कमेंट करके आप उस सवाल को पूछ भी सकते हो। चलिए साहब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो अगले सवाल की ओर पहुंचे। अगला सवाल है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को केवल के आधार पर हटाया जा सकता है, तो उसे किस आधार पर हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जो साहब आपका न्यायाधीश होगा उसे सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है, यानी कि उसके खिलाफ अगर ये साबित हो गया कि उसका व्यवहार गलत है, संविधान के प्रति गलत है या जनता के प्रति गलत है, तब उसको हटाया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को केवल और केवल कौन हटाएगी बेटा, संसद हटाएगी। और महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, ध्यान रखेंगे ये भी साहब आपकी महाभियोग तो नहीं कहेंगे इसे, महाभियोग जैसी प्रक्रिया है। महाभियोग क्या है साहब, आपकी महाभियोग जैसी प्रक्रिया है। महाभियोग में आपको पढ़ा चुका हूं उस मैराथन क्लास में, वहां पर जाकर के आपको पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संसद ही हटा सकती है, चाहे हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, केवल और केवल कौन हटाएगी बेटा, संसद ही उसे पद से हटा सकती है। अगले सवाल पर पहुंचे। अगला सवाल थोड़ा सा लंबा है, 1 मिनट का समय जरूर लगेगा साहब इसको पढ़ने में। सवाल क्या कहता है कि लोकसभा सचिवालय के द्वारा
जारी की गई एक पुस्तिका में उन शब्द और अभिव्यक्तियों की सूची दी गई है जिन्हें लोकसभा या राज्यसभा दोनों में असंसदीय माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द असंसदीय घोषित नहीं किया गया है। अर्थात देखिए साहब, हमारा कहानी का मतलब हमारी संसद में क्या होता है कि अगर कोई भी सांसद कोई बयान दे दे तो उस बयान के ऊपर कोई भी मुकदमा दायर नहीं हो सकता है। तो इसलिए संसद का जो अधिकारी जो अध्यक्ष होता है, जैसे लोकसभा में अध्यक्ष होगा, राज्यसभा में सभापति होगा, तो उसके पास एक अधिकार होता है कि अगर कोई अमानवीय शब्द का प्रयोग संसद में किया गया है तो वो उस शब्द को तत्काल कार्रवाई से हटा सकता है। तो इसकी एक समय समय पर बहुत एक लंबी सूची जारी की जाती है। उसमें से कुछ शब्द तो 3 सही है, एक शब्द गलत है। तो जैसे असंसदीय शब्द साहब आपका चक्कर नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने चक्कर शब्द का प्रयोग कर दिया तो इसे नहीं हटाया जाएगा, ये वहां पर साहब आपका बना रहेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे शब्द हैं जो साहब आपके असंसदीय माने जाते हैं। जैसे एक शब्द बहुत ही फेमस है, आप सभी लोग जानते भी होंगे, एक शब्द है साहब आपका जुमलाबाजी। जुमलाबाजी जो है वो असंसदीय शब्द है। इसके अलावा बाल बुद्धि भी साहब आपका असंसदीय शब्द है। इसका प्रयोग भी साहब आपका संसद की कार्रवाई के दौरान नहीं किया जा सकता। अगर किया गया है तो उसे तुरंत साहब आपका हटाया जाएगा। अगला एक और आ गया साहब आपका शर्म शब्द आ गया, इसका प्रयोग नहीं होगा। विश्वासघात आ गया, ये भी साहब आपका असंसदीय शब्द है, इसका प्रयोग भी साहब आपका नहीं किया जा सकता। इसके अलावा और भी मैं बता नहीं रहा हूं, बहुत सारे शब्द हैं। अब कहां तक पढ़ा जाए, जैसे 1-2 शब्द और देख लेते बेटा। एक और साहब आप देख लेते हैं, जैसे एक शब्द आ गया चमचागिरी। अगर चमचागिरी का प्रयोग किया गया तो ये भी साहब आपका असंसदीय शब्द माना जाएगा। और किसी प्रकार की साहब आपकी गाली दे दी गई है तो गाली को भी असंसदीय शब्द घोषित किया जाता है। इसके अलावा एक शब्द वो देख लेते हैं बेटा, वो धोखा हो गया। धोखे के अलावा 3 शब्द यहाँ पर दे रखे हैं, एक शकुनी, नौटंकी, गिरगिट। इन शब्दों का भी प्रयोग हमारी संसद की कार्रवाई के दौरान नहीं किया जा सकता, और किया जाएगा तो इनको असंसदीय बता करके इनको समाप्त कर दिया जाएगा, इनको हटा दिया जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता को लोकतंत्र की पहचान माना जाता है? किस स्वतंत्रता को लोकतंत्र की पहचान माना जाता है? तो वो है बेटा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसे लोकतंत्र की पहचान माना जाता है। ध्यान रखेंगे, ये पहचान है कि साहब लोकतंत्र मजबूत है या कमजोर है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये लोकतंत्र की पहचान है। अगला सवाल है साहब, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा साहब आपका सही नहीं है, इसको जरा हम देख लेते हैं। उच्च न्यायालय का मतलब क्या है बेटा? हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय का अर्थ क्या हो गया बेटा? हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र के अधीनस्थ न्यायालय को नियंत्रित करता है, बिल्कुल करता है। जितनी भी जिला अदालत है उन सबके ऊपर नियंत्रण किसका होता है बेटा? हाई कोर्ट का होता है। अगला है, इसको भी न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति प्राप्त है, सुप्रीम कोर्ट के समान इसे भी यह शक्ति प्राप्त है। अगला है कि वह भारत के राष्ट्रपति को सलाहकारी शक्ति प्रदान करता है। नहीं भैया, सुप्रीम कोर्ट ही केवल राष्ट्रपति को सलाहकारी शक्ति प्रदान कर सकता है, हाई कोर्ट नहीं कर सकता। तो यही गलत हो गया, यही उसने पूछा था। और एक लास्ट और है कि वह रिट जारी कर सकता है, बिल्कुल रिट जारी कर सकता है अनुच्छेद नंबर 226 के तहत। सबको पता है आर्टिकल नंबर क्या आ गया बेटा? आर्टिकल नंबर आ गया 226 के तहत वह साहब आपका रिट जारी करेगा। इस बात को भी आप सभी लोग समझ लें। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़े तो अगला सवाल क्या कहता है? किसी व्यक्ति की नजरबंदी अधिक नहीं हो सकती, जब यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक है, इसको भरना है हमें, जब तक वह किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को युक्त सलाहकार बोर्ड द्वारा विस्तृत नजरबंदी के लिए पर्याप्त कारण की रिपोर्ट नहीं दे देता। नजरबंदी क्या होता है इसको समझ लें। जैसे आज की तारीख में जम्मू कश्मीर में आप सबको पता है कि जब से धारा 370 हटी है, 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हटाया गया, और इसके हटने के बाद वहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा असामान्य हो चुकी है। इसलिए वहाँ के नेताओं को, ताकि जम्मू कश्मीर में अशांति स्थापित रहे, कोई हंगामा ना हो पाए, इसलिए वहां के जितने भी नेता थे इन सारे नेताओं को एक घर के अंदर बंद कर दिया गया। जनरली वो सब अपने अपने घर के अंदर बंद है, बाहर से उनका कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई संबंध नहीं है, तो इसी को नजरबंदी कहा जाएगा। जैसे बचपन में आपने देखा होगा कि किसी के माता पिता दोनों खेत पर जाते हो, काम करते हो, तो पिता तो थोड़ा जल्दी उठ करके चले जाते थे, माता काम निपटा करके जाती थी, या पिताजी को खाना देने के लिए माता खेत पर जाती थी, तो अपने छोटे बच्चों को बाहर से गेट का दरवाजा लगा करके अंदर बंद करके चली जाती थी। वो बच्चा घर के अंदर तो स्वतंत्र है मगर बाहर नहीं जा सकता। तो कहाँ यहाँ पर ये जो बच्चा है, ये बच्चा नजरबंद है। इतनी बात समझ में आ गई होगी।
बाहर से दरवाजा लगाना, अंदर कुछ भी करता रहे, बाहर नहीं जाएगा, वो नजरबंद की श्रेणी में आएगा। तो किसी भी व्यक्ति को मैक्सिमम जो नजरबंद किया जा सकता है वो 3 माह के लिए किया जा सकता है, जब तक कि रिपोर्ट पेश ना की जाए। अगर रिपोर्ट में उसको दोषी करार दे दिया गया है, उसके लिए जरूरी है, अनिवार्य है, तो इसको साहब बढ़ाया जा सकता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की एक कमेटी बनाई जाएगी, वो इसकी जांच करेगी क्या इस नजरबंदी को बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। ठीक है साहब, तो 3 माह ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक राष्ट्रीय दल नहीं है। अभी राष्ट्रीय दल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, राष्ट्रीय दल जो है वो आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके पीछे एक रीजन है, रीजन ये है कि अभी हाल फिलहाल में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया है। तो वर्तमान समय में हमारे देश में 6 राजनीतिक दल जो हैं वो राष्ट्रीय स्तर के हैं। 6 दल जो हैं बेटा वो राष्ट्रीय स्तर के दल हैं, ध्यान रखेंगे 6 दल। तो पहला दल अभी जिसको मान्यता मिली है वो साहब आपका आप है, आम आदमी पार्टी को साहब इसकी मान्यता प्राप्त हो चुकी है। दूसरा जो राजनीतिक दल आ गया बेटा उसका नाम कांग्रेस है, सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी को भी साहब राष्ट्रीय स्तर के दल का दर्जा प्राप्त है। तीसरी जो आगे साहब आपकी बीजेपी, तो बीजेपी भी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। एक होगी साहब आपकी बीएसपी, बीएसपी भी राष्ट्रीय स्तर का दल है। एक साहब एक पार्टी है एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी, ये मणिपुर मेघालय में दर्ज है पार्टी। किताब इसका चुनाव चिन्ह है, संगमा साहब ने इसको स्थापित किया था। और एक और है साहब आपकी कम्युनिस्ट पार्टी, क्या नाम है साहब इसका, कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये भी साहब आपका कम्युनिस्ट पार्टी, ये भी साहब आपकी राष्ट्रीय स्तर का दल है, ध्यान रखेंगे। मगर ये मार्क्सवादी वाली है, देखिए साहब इसकी कई शाखाएं हैं, मगर जो मार्क्सवादी वाली विचारधारा वाली है वो साहब आपकी राष्ट्रीय स्तर का दल है। अगर इस सवाल पर हम पूछें तो इसमें थोड़ा सा ये जो सवाल था ये पहला वाला है, यहाँ पर एनसीपी है, एनसीपी को इसलिए डाला गया क्योंकि इसका जो दर्जा है वो दर्जा क्या हो चुका है साहब आपका, समाप्त हो चुका है। ये दर्जा इसका समाप्त हो गया, हाल ही में समाप्त किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये भी साहब राष्ट्रीय स्तर का दल नहीं है, ये साहब फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है, ये नहीं है। अब इसके अनुसार ये भी हो जाएगा, ये भी साहब राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर का नहीं है क्योंकि इसकी अभी दर्जे को छीन लिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया है। तो 6 दल हैं, 6 के बारे में आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, 6 के 6 बड़े इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, अगला सवाल क्या कहता है कि वह, अगला सवाल है राज्य विधानसभा, क्या है साहब, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। गलत है, कौन सा कथन गलत है, तो वह सदन की मर्यादा को बनाए रखता है, बिल्कुल रखता है बेटा। अगला है कि वह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, बिल्कुल करेगा। जैसे केंद्र में लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, राज्य में साहब आपका विधानसभा का अध्यक्ष करता है। लास्ट वाले को देख लेते हैं क्योंकि बीच वाला ये गलत है। वह कोरम के अभाव में विधानसभा को रद्द कर सकता है, बैठक को स्थगित कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। गणपूर्ति का मतलब 1/10, गणपूर्ति को कोरम भी कहते हैं। अगला क्या है कि वह साधारण विधेयक को लेकर के संसद के दोनों सदनों के गतिरोध को हल करने के लिए विधान परिषद और विधानसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है, नहीं बुला सकता क्योंकि भैया राज्यों के अंदर संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं है। उसके पीछे रीजन है, वो रीजन ये है बेटा क्योंकि भारत के 6 ही राज्य हैं, 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर 2 ही सदनीय व्यवस्था है और बाकी में नहीं है। तो हर राज्य के साथ बराबरी का व्यवहार रखना है, तो इसलिए राज्यों से संयुक्त बैठक के प्रावधान को ही खत्म कर दिया गया। तो ये काम नहीं कर सकता, संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। आगे बढ़े, अगला सवाल क्या है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद के द्वारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसको जो हटाया जाता है बेटा, न्यायाधीशों को अगर हटाएंगे तो विशेष बहुमत से हटाते हैं। विशेष बहुमत कहता है कि उपस्थित व मतदान करने योग्य सदस्यों का 2/3 हमेशा उस सदन के आधे से 1 अधिक से ज्यादा होना चाहिए। जितने सदस्य उपस्थित हैं, उपस्थित सदस्यों का 2/3, मैं लिख देता हूं बेटा कि ये क्या कहता है कि ये कहता है कि उपस्थित सदस्यों का 2/3, उपस्थित सदस्यों का जो 2/3 है वो उस सदन के कुल सदस्यों के, उस सदन के कुल सदस्यों का आधे से 1 अधिक होना चाहिए। ये साहब आपका ज्यादा होना चाहिए, ध्यान रखेंगे कि सदन में ज्यादा लोग बैठे होंगे। अगर सदन में साहब आपके ज्यादा लोग बैठे होंगे तब ही ये विशेष बहुमत पारित होगा, नहीं तो साहब आपका इसको पारित करवाना बड़ा मुश्किल का काम है और न्यायाधीशों को इसी के तहत हटाया जाता है। एक दूसरे शब्दों में भी कहें तो साधारण बहुमत से क्या होना चाहिए साहब आपका, ज्यादा होना चाहिए। इस फॉर्मूले को देख लेना, एक बार आप सोल्व करेंगे तो अपना आप ही इसका आंसर आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ो, अगला क्या है साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभस्पा कानून। यह अभस्पा एक ऐसा कानून है जिसका प्रयोग करके किसी भी राज्य की अशांति को शांति में बदला जा सकता है या उस पर नियंत्रण बनाया जा सकता है। जैसे वर्तमान समय में मणिपुर जल रहा है
उसके ऊपर नियंत्रण बनाने के लिए सरकार ने वहां पर अभस्पा कानून पहले से लागू कर रखा है। अब सरकार सेना को आदेश दे देती है कि सरकार सेना को आदेश देती है इस कानून के माध्यम से कि बिना किसी सर्च वारंट के ही किसी की तलाशी ली जा सकती है, बिना वारंट के उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। बहुत सारे अधिकार यहाँ पर तैनात सुरक्षा बलों को प्राप्त हो जाते हैं और बहुत सारे अधिकार नागरिकों के छीन ले जाते हैं। ये जो कानून है बेटा, ये कानून पारित किया गया था सितंबर 1958 में। सितंबर 1958 में साहब आपका ये पारित किया गया था। अब अगर इसकी बात की जाए तो सेवन सिस्टर के जितने भी राज्य हैं, सेवन सिस्टर के जितने राज्य हैं, जैसे पहला राज्य साहब आपका असम हो गया, दूसरे का नाम अरुणाचल हो गया साहब, दूसरा अरुणाचल हो गया, तीसरे का नाम साहब आपका तीसरे का नाम आ गया साहब मेघालय आ गया, तीसरे का नाम मेघालय आ गया, चौथे का नाम साहब आपका नागालैंड आ गया, पांचवे का नाम साहब आपका मणिपुर आ गया, पांचवे का नाम मणिपुर है, और छठे की अगर बात की जाए तो छठे का नाम आ गया साहब आपका त्रिपुरा। तो सेवन सिस्टर के सभी राज्यों में से केवल एक को छोड़कर, वो राज्य क्या है साहब आपका मिजोरम। इस मिजोरम को छोड़कर मिजोरम के अंदर साहब आपका ये लागू नहीं है, इसको हटा दिया गया है। एक महिला थी सुरुमा, एक महिला थी, उनके प्रयास से इसको हटाया गया। तो मिजोरम में साहब आपका नहीं है, 6 राज्य हैं। और इसके अलावा 7वां जो राज्य है इसका नाम जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर अब यूटी बन चुका है। तो इन 7 राज्यों में साहब आपका अभस्पा कानून लगा हुआ है। तो स्पेशल फोर्स पावर एक्ट, ये साहब आपका अभस्पा कानून है, ध्यान रखेंगे। मिजोरम में नहीं है, बाकी सब में साहब आपका ये लागू है। सितंबर 1958 में इसको लागू किया गया था। अगला थोड़ा सा लंबी शब्द है मगर बहुत ही सिंपल है। सवाल क्या कहता है कि यदि न्यायपालिका का मानना है कि संसद द्वारा पारित विशेष कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो उसके पास ऐसे कानून को रद्द करने की शक्ति है। इसे क्या कहते हैं बेटा? इसे न्यायिक समीक्षा कहते हैं। और अनुच्छेद नंबर किस में दिया गया है बेटा? ये आर्टिकल नंबर 13 में दिया गया है कि अगर संसद ने कोई भी ऐसा कानून बना दिया जो मूल ढांचे पर प्रभाव डाल रहा है तो इसका प्रयोग करके संसद क्या करेगी बेटा? संसद उसे रद्द कर सकती है। अनुच्छेद नंबर 13 में यही कहा गया है। रद्द सुप्रीम कोर्ट करेगी। बनाया अगर संसद ने तो रद्द कौन करेगी? सुप्रीम कोर्ट। ये अनुच्छेद नंबर 13 सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति है बेटा। अनुच्छेद नंबर 13 और साथ के साथ अनुच्छेद नंबर क्या हो गया बेटा? 32 आ गई। ये सुप्रीम कोर्ट की शक्ति है। अगर संसद ने बना दिया तो सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकती है अगर वह मूल ढांचे पर कोई भी प्रभाव डाल रहा हो तब। आगे बढ़ो, अगले सवाल पर पहुंचो। अगला सवाल है निम्नलिखित में से सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? तो सबसे पुराना जो हाई कोर्ट है बेटा वो कलकत्ता हाई कोर्ट है। सबसे पुराना हाई कोर्ट कलकत्ता है। कलकत्ता की स्थापना की गई थी बेटा 2 जुलाई सन 1862 में। 2 जुलाई सन 1862 में कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना हुई है बेटा। उसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट के बाद दूसरा जो हाई कोर्ट बना है वो साहब आपका बॉम्बे हाई कोर्ट है। ये सेकंड नंबर का हाई कोर्ट हो गया साहब, बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट की जो स्थापना थी वो बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना 14 अगस्त सन 1862 में हुई है बेटा। और तीसरी जो हो गई साहब आपकी, तीसरी जो आगे वो आगे साहब आपकी मद्रास हाई कोर्ट। तीसरा वाला आ गया साहब आपका मद्रास हाई कोर्ट। और मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी बेटा 15 अगस्त सन 1862 में। ठीक है साहब। चौथे नंबर का हाई कोर्ट जो आ गया वो आ गया साहब आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना सबको पता है कि कब की गई बेटा? 17 मार्च सन 1866 में। पहले ये आगरा में था मगर बाद में इसको इलाहाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो ये 4 हाई कोर्ट ध्यान रखेंगे। वर्तमान समय में भारत में हाई कोर्टों की संख्या कितनी साहब आपकी? 25 हाई कोर्ट है। और जो 25वां हाई कोर्ट बना है, 25वां जो हाई कोर्ट बना है वो बना है साहब आपका अमरावती हाई कोर्ट। ध्यान रखेंगे 25 हाई कोर्ट है। और 25वां हाई कोर्ट कहाँ का है साहब आपका? अमरावती हाई कोर्ट है। और ये आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है। सभी लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि हैदराबाद जो है बेटा वो तेलंगाना में चला गया है। वो तेलंगाना में चला गया तो हाई कोर्ट वो तेलंगाना का हो चुका है। और ये जो बन गया साहब आपका किसका बना है? आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट, नाम इसका अमरावती हाई कोर्ट। चलिए साहब आगे बढ़े। आगे अगर बढ़े तो अगला है विधान परिषद का अध्यक्ष होता है। विधान परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो क्या होता है बेटा? वो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होता है। अपने बीच में से ही एक सदस्य को विधान परिषद के सदस्य बनाते हैं साहब आपका विधान परिषद का अध्यक्ष। ध्यान रखेंगे वो सदस्यों के बीच से होगा, इसलिए विधान परिषद का जो अध्यक्ष होता है, इस अध्यक्ष का जो कार्यकाल है बेटा वो 6 वर्ष का है। ध्यान रखेंगे कार्यकाल कितना होगा साहब इसका? 6 वर्ष का होगा। और अगर ये त्यागपत्र किसी को देगा बेटा तो त्यागपत्र देगा साहब आपका अपने अध्यक्ष को यानी कि सभापति को। विधान परिषद के सभापति को क्या देगा बेटा? ये त्यागपत्र देगा। सभी लोग इस बात को भी ध्यान रखिए, सभापति को ये त्यागपत्र सौंपता है। तो ये त्यागपत्र सभापति को देगा।
अगले सवाल पर पहुंचो। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, भारत की जनगणना के कोडिंग सम्मेलन के अनुसार राज्य को कोड दिखाने के लिए कितने अंगों का प्रयोग किया जाता है? राज्यों का कोड दिखाने के लिए बेटा 2 अंगों का प्रयोग करते हैं। कितने का? 2 का। जैसे यूपी 2 अंक हो गए, एचआर हरियाणा आ गया, यू के आ गया उत्तराखंड, तो 2 अंकों का प्रयोग करते हैं। अगर जिले के कोड को दिखाया जाए बेटा जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनगणना की दृष्टि से जिले के कोड को दर्शाते हैं बेटा 3 से। कितने? 3 अंकों से दर्शाया जाता है। और जो साहब आपका उपजिला आ गया, उपजिले को आप तहसील भी कह सकते हो, उपजिले को दर्शाया जाता है बेटा 6 अंकों से। 6 नहीं बेटा 5 अंकों से इसको दर्शाते हैं बेटा, 5 अंकों से जनगणना की दृष्टि से। और जो साहब आपका ग्राम आ गया, ग्राम को दर्शाया जाता है साहब आपका 6 अंकों से ग्राम को दर्शाते हैं। तो ये साहब आपका थोड़ा सा जनगणना में प्रयोग किए जाने वाले कोड हैं। ये हो सकता है बाई चांस आपसे पूछ ले, क्योंकि कुछ समय में हो सकता है जनगणना की रिपोर्ट आपको देखने को मिल जाए, तो इन पर थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा चीज़ों को आप अपने दिमाग अपने अनुसार व्यवस्थित करते चलेंगे। अगला है, भारत का पहला भाषाई राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? तो ये बना था बेटा 1 अक्टूबर 1953 को, और नाम क्या था साहब इसका? आंध्र प्रदेश। क्या नाम था बेटा इसका? आंध्र प्रदेश इसका नाम था। और ये जो बना था बेटा भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। और भाषा कौन सी थी साहब आपकी? तेलुगु भाषा। तेलुगु भाषा के आधार पर बनाया गया बेटा ये पहला राज्य है, आंध्र प्रदेश इसका नाम था। तारीख थी 1 अक्टूबर 1953। 1 अक्टूबर 1953 को बना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साहब? 1953 इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगले सवाल पर पूछो। अगला सवाल क्या कहता है? भारत की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल अनुसूचित जनजाति की आबादी में अनुसूचित जनजाति की आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में? अरे ये पूछ रहा है कि सर्वाधिक एसटी किस में है साहब? सर्वाधिक एसटी का प्रतिशत किस में है साहब? तो सर्वाधिक एसटी का जो प्रतिशत है वो प्रतिशत है साहब आपका किस में? मध्य प्रदेश में। किसमें साहब आपका? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक एसटी का प्रतिशत है। और भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी साहब आपकी? भील जनजाति जो है वो सबसे बड़ी जनजाति है। और सर्वाधिक संख्या अगर प्रतिशत देखें तो वो भी साहब आपका मध्य प्रदेश में है। और सर्वाधिक अगर संख्या देखें तो संख्या भी साहब आपकी प्रतिशत भी मध्य प्रदेश में है। और सर्वाधिक जनसंख्या यानी कि संख्या भी अगर देखी जाए तो संख्या भी कहाँ पर है साहब आपका? एमपी में है, यानी कि मध्य प्रदेश में ही सर्वाधिक संख्या है। इस बात को भी आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ो। अगला है कि भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम बहुत काम की चीज़ है बेटा। बहुत सारे तो तैयारी इसलिए कर रहे हैं ताकि मोटा मोटा दहेज ले सकें, तो उसके लिए सरकार एक कानून लेकर के आ गई है। और ये कानून जो बना है 1961 में बन गया था, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में बना था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी इसमें बहुत बड़ा रोल था। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में बना है। एक और आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, ये जो बना है बेटा अधिनियम, ये भी बहुत ही काम का साहब आपका अधिनियम है। यानी कि हिंदुओं के अंदर मैंने बताया ना अभी आए जो हमारे पे कॉमन सिविल कोड है, यानी कि जो हमारी समान नागरिक संहिता है, ये भी पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाई। क्योंकि ये कानून केवल हिंदू समुदाय के लिए बना है। ये कानून ये कहता है कि पिता की संपत्ति में जितना हकदार पुत्र है उतना ही हकदार पुत्री भी है, तो पुत्री को भी पिता की बराबर की संपत्ति मिलेगी। ये 1956 का अधिनियम कहता है। मगर हमारे समाज की जो हमारी बहनें हैं वो इतनी समझदार हैं, इतनी ज़्यादा समझदार हैं कि वो कभी अपने भाई से इस चीज़ का हक नहीं मांगती। अगर वो मांगना चाहें तो बिल्कुल मांग सकती हैं। संसद ने उसके लिए अधिनियम बना दिया है। सन 1956 में साहब आपका ये अधिनियम बनाया जा चुका है। और दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब बना बेटा? 1961 में बना। वैसे भारत में दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही गैर कानूनी है, दोनों ही साहब आपका गैर कानूनी की श्रेणी में आते हैं। अगला है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना है बेटा? ये बना था साहब आपका 2005। लिख लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना बेटा? 2005 में। अगर किसी भी बच्चे को, किसी भी व्यक्ति को, कोई भी इस भारत का निवासी है और या बाहर का भी निवासी है, उसे किसी भी चीज़ का जवाब सरकार से लेना है तो वो इस अधिनियम का प्रयोग करेगा और अधिनियम का प्रयोग करके इसका जवाब सरकार से ले सकता है। अगला क्या कहता है सवाल? अगला सवाल कहता है कि सप्तसती अनुष्ठान यानी कि 7 फेरे, मैंने बताया ना अभी समान नागरिक संहिता लागू नहीं है। हिंदू धर्म में विवाह की अलग पद्धति है और साहब आपका इस्लाम धर्म में विवाह की अलग पद्धति है।
तो उसके लिए सरकार के द्वारा बाध्यकारी बनाया गया है। हिंदू धर्म में हिंदू विवाह एक्ट 1955 के तहत 7 फेरे लेने अनिवार्य हैं। अगर किसी व्यक्ति ने 7 फेरे नहीं लिए तो हिंदू धर्म में उसका विवाह नहीं माना जाएगा। तो विवाह के लिए 7 फेरे लेना क्या है साहब, आपके अनिवार्य है। यह अधिनियम है बेटा, अधिनियम 1955 के अनुसार, ठीक है साहब, विवाह करने के अधिनियम है। बाकी और समुदाय के लिए और वर्गों के लिए भी ये अधिनियम बने हुए हैं। जैसे ईसाई अधिनियम 1862 का ही चल रहा है, पर्सनल लॉ अधिनियम 1937 का चल रहा है, पारसी विवाह अधिनियम 1936 का चल रहा है, मगर हिंदू विवाह एक्ट का पारित किया गया 1955 में। अगला, भारतीय संविधान के अनुसार जिन राज्यों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें एक व्यक्ति राज्यपाल के रूप में मनोनीत किया जा सकता है। सिंपली ये कह रहा है कि किसी एक व्यक्ति को कितने राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, कोई ये व्यक्ति कितने राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, तो इसकी कोई समय निश्चित नहीं है, कोई सीमा इसकी निश्चित नहीं है। एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है आवश्यकता के अनुसार। मगर वेतन की बात की जाए तो वेतन जो ऐसे में है, अगर 2 राज्यों का है तो दोनों के द्वारा बराबर दिया जाएगा, और 3 का है तो तीनों के द्वारा बराबर बांट करके उस वेतन को दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 3 राज्यों के वो राज्यपाल की तरह काम कर रहा है तो उसे तीनों का वेतन मिले, केवल एक राज्य का एक राज्यपाल का ही उसे वेतन प्राप्त होगा। ये व्यवस्था इसीलिए की जाती है क्योंकि राज्यपाल का पद मान लो खाली हो गया, उत्तराखंड है, उत्तराखंड के राज्यपाल का पद खाली हो गया, तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार दे देंगे कि जब तक हम नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं करें तब तक यहाँ का आप काम धाम संभालिए। इसीलिए ये प्रावधान बनाया गया है। ठीक है साहब, बहुत अच्छा प्रावधान है क्योंकि राज्यपाल राज्यों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण पद भी है, तो पद खाली ना रहे तो पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को दे देते जिम्मेदारी कि आप इसको संभाल लीजिए। अगला है कि उत्तर प्रदेश के सवाल है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। तो इसमें थोड़ी सी तारीख जो है गलत टाइप हो गई। ये तारीख जो है बेटा ये 28 जनवरी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तारीख क्या है साहब, 28 जनवरी सन 1950 को। ये सवाल आ भी चुका है, मैराथन क्लास में आ गया था, आप उसको एक बार जाकर के देखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट था, उसे 28 जनवरी 1950 को भारतीय सुप्रीम कोर्ट घोषित कर दिया कि आज से भारत का सुप्रीम कोर्ट होगा। अगला है, समय समय पर की जाने वाली जनसंख्या की आधिकारिक गणना क्या कहलाती है। समय समय पर की जाने वाली जनगणना की जो जनगणना है बेटा, ये जनसंख्या की आधिकारिक जनगणना क्या कहलाती है, तो जनगणना ही कहलाती है बेटा। जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। जनगणना की रिपोर्ट तैयार की जाती है और इस रिपोर्ट को तैयार करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे महारजिस्ट्रार कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, महारजिस्ट्रार। और महारजिस्ट्रार के अलावा उसका एक और नाम है बेटा, वो होता है जनगणना आयुक्त। क्या कहते हैं दूसरे शब्दों में उसे बेटा, जनगणना आयुक्त भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, वो जनगणना आयुक्त भी कहलाता है या महारजिस्ट्रार भी कहलाता है। हर 10 साल में जनगणना की शुरुआत होती है। भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो ने की थी। 1881 से लॉर्ड रिपन के समय ये नियमित हो चुकी है। हर 10 साल में जनगणना कराई जाती है। कोरोना के कारण इस बार थोड़ा सा लेट हो गया, आगे अभी कुछ दिनों में रिपोर्ट साहब आपकी आने वाली है। निर्वाचन नामावली को सामान्यतः किस रूप में जानते बेटा, इसे निर्वाचन नामावली को मतदाता सूची कहते हैं। मतदाता सूची का मतलब क्या है कि जितने भी वोटर हैं सबकी एक लिस्ट जारी की जाती है, उस लिस्ट को मतदाता सूची कहते हैं। भारत में चुनाव लड़ने के लिए या मतदान करने के लिए, चाहे चुनाव लड़ना हो चाहे मतदान करना हो, इसके लिए उस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में होना अनिवार्य है। अगर नाम मतदाता सूची में नहीं है तो व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा, वह चुनाव नहीं लड़ेगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को निम्नलिखित में से किस वर्ष एक अलग आयोग बनाया गया है। किस वर्ष एक अलग आयोग बनाया गया है, ये बहुत अच्छे ढंग से, कौन इसके अध्यक्ष हैं, कैसे बना, कौन सा संविधान संशोधन हुआ, ये सारी बात मैंने आपको पीछे बताई है, पीछे की क्लासों में मैंने बताया। अब मैं इस सवाल का जवाब भी नहीं दूंगा, इसका जवाब आपको कमेंट करके देखना है, और कमेंट करके आप इसका जवाब तभी दे पाओगे जब आप हमारी पिछली वीडियो को जाकर के मेरी जरूर देखोगे, तभी जवाब दे सकते हो। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस सवाल का जवाब कमेंट करके जरूर दें। आपका इसका जो जवाब देना है कुछ इस प्रकार से देना, 26 लिखना है। 26 के आगे अगर आपको ABC जो भी अच्छा लगता है, वो जो भी सही आंसर लग रहा है, उसका जवाब आप कमेंट करके जरूर दें बेटा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और सबका पक्का जवाब भी दूंगा कि इसका क्या सही जवाब होगा, क्या गलत जवाब होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष इंदिरा गांधी के द्वारा इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ये जो गरीबी हटाओ का नारा सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1971 में दिया गया था। इससे 2 बातें और आती हैं दो बातें पेपर में और आती हैं बेटा। एक तो ये नारा किसने दिया, तो इन्होंने नारा दिया था इंदिरा गांधी के द्वारा ये नारा दिया गया था, और ये जो नारा था चुनाव प्रचार के दौरान दिया गया था।
जिस समय नारा दिया गया 1971 में, उस समय पर भारत में चल रही थी बेटा वो 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। 5वीं क्या चल रही थी साहब, आपकी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। इस 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसी 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बेटा इस नारे को दिया गया है। ये नारा जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में सब आपका दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। असल में विपक्ष कह रहा था इंदिरा हटाओ और ये कह रही थी गरीबी हटाओ, और सरकार बन के आई और कांग्रेस पार्टी सत्ता में लौटी। और इसी लोकसभा के दौरान इंदिरा गांधी के कहने पर फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की भी घोषणा कर दी थी। अच्छा सवाल, अगला सवाल बहुत ही अच्छा है। संयुक्त राष्ट्र में किस देश के पास वीटो पावर है? देखिए साहब, संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र के जो है बेटा 5 स्थायी सदस्य हैं। ध्यान रखेंगे कितने स्थायी सदस्य साहब आपके? 5 जो हैं स्थायी सदस्य हैं। अब मैं कब स्थापना हुई, कब क्या हुआ, ये मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये आपको पढ़ना भी है, तो उसके लिए हमारी चैनल पर जाने हैं और वहाँ पर वीडियो जरूर डाली जाएगी कुछ समय के बाद, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की, तो वहाँ पर आप जरूर देखेंगे, शिवम सर डालेंगे इस वीडियो को। तो अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ किसकी कब स्थापना हुई, काम की बात पर आते हैं। तो 5 स्थायी सदस्य हैं। एक सदस्य साहब आपका सबको पता है संयुक्त राज्य अमेरिका होगा जरूर, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। और दूसरा जो देश आ गया साहब आपका रूस आ गया, रूस भी स्थायी सदस्य है साहब आपका, स्थायी सदस्य रूस है। तीसरा जो आ गया साहब आपका ब्रिटेन आ गया। ब्रिटेन के अलावा चौथा जो आ गया साहब आपका फ्रांस है। और 5वां जो है वो बेटा चीन है। 5वां जो देश है बेटा वो चीन है। अभी जो स्थायी राष्ट्र हैं इनके पास एक विशेष शक्ति होती है, उस विशेष शक्ति का नाम है बेटा वीटो पावर। अर्थात ये इस विशेष शक्ति का प्रयोग करके किसी भी बात को पारित होने से रोक सकते हैं, किसी भी तथ्य को पारित होने से रोक सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल भारत, ब्राजील और जर्मनी और जापान, ये 4 देश बहुत दिनों से प्रयास में लग रहे हैं, G4 नाम का संगठन भी बना रखा है। ये चारों देश बहुत दिन से प्रयास में लग रहे हैं कि भारत भी, ये चारों देश से चाहते हैं कि वो स्थायी राष्ट्र का ही दर्जा प्राप्त कर ले, वो भी स्थायी राष्ट्र बन जाए यूएन के। मगर इन 5 देशों में से कोई ना कोई देश अपनी इस पावर का प्रयोग करता है और भारत जैसे अन्य 3 देशों को यूएन का स्थायी राष्ट्र बनने नहीं देता। तो भारत को, जापान को, चीन को, जापान को, जर्मनी को और ब्राजील को, इनको जो जितने भी देश हैं, इनको जो स्थायी सदस्य बनने से रोकने की जो शक्ति है, उसी शक्ति को वीटो पावर कहा जाता है। और ये केवल किसके पास है बेटा? इन स्थायी राष्ट्रों के पास है। तो निम्नलिखित में किसके पास वीटो पावर होगी? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? चीन। कुछ लोग कहते हैं कि भारत के पास आया था ऑफर, मगर भारत ने इसको हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते हुए चीन को सौंप दिया। तो चीन ने इसका प्रयोग किया और चीन बन गया साहब आपका, चीन जो है वो आप इसका यूएन का स्थायी राष्ट्र बन चुका है। अगला सवाल बहुत लंबा है, एक लाइन में मैं आपको बता दूं। ये कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो कितने घंटे के भीतर उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा? तो वो होगा बेटा 24 घंटे। इस शब्द ने बहुत कुछ बातें कह दी, निकटतम मजिस्ट्रेट। इस निकटतम मजिस्ट्रेट ने बहुत सारी बातें कह दी कि मान लिया कि अमरोहा का अपराधी है और गिरफ्तार किया गया उसको केरल में, तो उसे केरल का जो भी निकटतम मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने 24 घंटे के भीतर क्या करेंगे साहब? पेश करेंगे। और यही अगर पेश नहीं किया गया तो कौन सी रिट जारी की जाएगी बेटा? बंधी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी रिट जारी करेंगे बेटा? बंधी प्रत्यक्षीकरण नाम की साहब रिट जारी की जाएगी। ध्यान रखेंगे, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। आगे बढ़ो, अगले सवाल पर पहुंचो कि संविधान की अनुच्छेद 371H राज्यपाल के पास कानून व्यवस्था के संदर्भ में और उसके संबंध में कार्यों का निर्वहन करने के लिए निम्नलिखित किस राज्य में विशेष जिम्मेदारी प्रदान करती है? तो इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश है। ये 371A जो है ये अरुणाचल, 371A का H अरुणाचल प्रदेश के लिए साहब आपका बनाया गया है। ध्यान रखेंगे। अगला सवाल पूछे, अगला सवाल क्या? विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष में रिटायर होते हैं बेटा? विधान परिषद के प्रत्येक 1/3 सदस्य 2 वर्ष में रिटायर होते हैं और उनके स्थान पर नए 1/3 का क्या होता है बेटा? नए 1/3 सदस्यों का चुनाव हो जाता है। नए 1/3 सदस्य साहब इसमें चुनाव दोबारा चुने जाएंगे। 1/3 त्याग पद देंगे और 1/3 का दोबारा से क्या हो जाएगा साहब? चुनाव हो जाएगा। ये भी ध्यान रखें। अगले सवाल पर पहुंचे, अगला है निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक बार केंद्रीय बजट पेश किया था? तो सबसे अधिक बार केंद्रीय बजट पेश किया था मोरारजी देसाई ने, 10 बार। सबसे अधिक आयु में प्रधानमंत्री भी मोरारजी देसाई बने हैं। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। पाकिस्तान और भारत दोनों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनके पास है। 10 बार इन्होंने बजट पेश किया है। ध्यान रखेंगे, नाम इनका मोरारजी देसाई। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अनुसूचित भाषा में नहीं है? कौन सी भाषा अनुसूचित भाषा में नहीं है? अर्थात कहने का मतलब है
कि कौन से हमारे संविधान की भाषा नहीं है। मैंने बहुत इत्मीनान के साथ इस टॉपिक को भी क्लियर किया है, वहाँ वीडियो जरूर देखिए जा करके। राजस्थानी इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। सिंधी मणिपुरी बोडो को कब कब की संविधान संशोधन से शामिल किया गया, ये भी मैंने उस वीडियो में पढ़ा है, आपको मैराथन जरूर देखनी। अब एक निष्कर्ष तो आपको पता चल रहा होगा कि बिना मैराथन क्लास देखे आप बहुत सारी चीज़ों से दूर रहें। अगर आप उस मैराथन क्लास को देखते हैं तो इस सवाल का जवाब आप अपने आप ही साहब पेश कर दोगे, अपने आप ही इसका आप जवाब दे दोगे। अगले सवाल पर पहुंचे कि हमारा राष्ट्रगान किस भाषा में लिखा हुआ है बेटा, तो हमारा राष्ट्रगान बांग्ला भाषा में लिखा हुआ है। इसे पहली बार जो गाया गया था वो 27 दिसंबर सन 1911 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया था। ध्यान रखेंगे, 27 दिसंबर 1911 में इसे कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया था। अगर इसके लेखक की बात करें तो लेखक सबको पता है, इसके जो लेखक होंगे बेटा वो होंगे साहब रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या नाम है साहब इनका? इनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा साहब आपका ये लिखा गया है। बांग्ला भाषा इसकी मूल भाषा है, इस भाषा में साहब इसको लिखा गया था। आगे बढ़ो, अगला क्या है, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 2013 में पारित किया गया है। कब पारित किया गया बेटा? 2013 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ बेटा? 2013 में पारित हुआ है। ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट सवाल है, बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, ये 2013 में पारित हुआ है। आगे बढ़ो, अगले सवाल पर पहुंचे तो केरल और लक्षद्वीप का हाईकोर्ट कहाँ पर स्थित है? केरल और लक्षद्वीप का हाईकोर्ट बेटा एर्नाकुलम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है साहब? एर्नाकुलम में स्थित है। जैसे एक दो का और देख लो बेटा, अंडमान निकोबार का देखा जाए तो इसका हाईकोर्ट कहाँ पर स्थित है साहब? आपका कलकत्ता में स्थित है। सभी लोग ध्यान रखेंगे साहब। अगर है पुदुचेरी का देखा जाए बेटा, पुदुचेरी नाम का जो यूटी है साहब, इस पुदुचेरी यूटी का जो हाईकोर्ट है वो साहब आपका चेन्नई हाईकोर्ट है। चेन्नई के अंदर जो हाईकोर्ट है बेटा वो इसी का हाईकोर्ट है। अच्छा साहब, दादर नागर हवेली दमन व दीप, दादर नागर हवेली तथा दमन व दीप इसका जो है साहब आपका मुंबई में है। मुंबई के अंदर साहब इसका हाई कोर्ट है। ध्यान रखेंगे, मुंबई हाई कोर्ट ही क्या है साहब इसका हाई कोर्ट है। ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मुंबई हाई कोर्ट इसका हाई कोर्ट हो गया बेटा। इसके अलावा लद्दाख का हाई कोर्ट देख लो, यूटीओ का मैं बता रहा हूँ लगभग। लद्दाख का अगर देख लो बेटा तो लद्दाख का जो है, लद्दाख यूटी का जो हाई कोर्ट है वो श्रीनगर ही है। कहाँ पर है साहब? आपका श्रीनगर है। चंडीगढ़ का साहब चंडीगढ़ में ही है। चंडीगढ़ हाई कोर्ट का, चंडीगढ़ यूटी का जो हाई कोर्ट हो गया बेटा वो कहाँ पर हो गया साहब? आपका चंडीगढ़ में ही है। सभी लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। ये कहाँ पर आ गया साहब? आपका चंडीगढ़ में आ गया। ठीक है साहब, ये कुछ हाई कोर्ट है, इन सबको आप ध्यान रखेंगे। ये साझा हाई कोर्ट कहलाते हैं। जब केंद्र शासित प्रदेशों के अपने हाई कोर्ट नहीं होते तो वो किसी दूसरे राज्य के साथ साझा कर देते हैं। दिल्ली का अपना खुद का हाई कोर्ट है, जम्मू कश्मीर का भी अपना खुद का हाई कोर्ट है। इस बात को आप समझ गए होंगे, मैं समझता हूँ बड़े आसानी से आपने इसको याद भी कर लिया होगा। आगे बढ़े उससे पहले मैंने आपको बार बार बता ही रहा हूँ कि ये जो साहब यूपी स्पेशल की एक क्लास है वो मैं पहले ही डाल चुका हूँ, उसको जा करके देखिए बेटा। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बच्चे बहुत तेज़ी से उसको देख रहे हैं। आप कहीं पीछे ना छूट जाए, उसको देखिए। हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है, हर एग्ज़ाम के लिए। हर एग्ज़ाम उससे निकलेगा। यूपी का बहुत ज़्यादा वेटेज बढ़ता जा रहा है, लगभग 7-8 सवाल वहाँ से आ रहे हैं। तो इन 7-8 सवालों को सोल्व करना है और याद करना है तो आपको इस मैराथन क्लास को ज़रूर देखना पड़ेगा। आगे बढ़ें, अगले सवाल पर अगर पहुँचें तो अगला है कि साहब निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था? सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया गया था। तो भारत तो बहुत आगे बढ़ चुका है। भारत ने पंचायतों में भी लगभग 50% सीटें आरक्षित कर दी हैं। उत्तर प्रदेश 33% सीटें आरक्षित कर चुका है। भारत भी बहुत महिलाओं को बढ़ावा दे रहा है। तो अगले सवाल पर पूछें, अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल जो कह रहा है वो कह रहा है साहब अंडमान निकोबार का सवाल है कि अंडमान निकोबार का न्याय क्षेत्र किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। ये सवाल बेटा कई बार पेपर में आ चुका है कि किस राज्य का अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित है? साहब आपका कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत ही आता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ें, अगला क्या है? भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय पर बाध्यकारी होते हैं। उच्चतम न्यायालय के द्वारा यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं वो किस पर बाध्यकारी होंगे बेटा? तो वो केवल जिला न्यायालयों पर बिल्कुल नहीं होंगे, किसी भी राज्य क्षेत्र में नहीं होंगे, भारत के सभी न्यायालयों में होंगे।
सभी न्यायालयों में होंगे, ये भी नहीं होगा बेटा, सभी न्यायालयों में होंगे। उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो दिए गए निर्णय हैं वो भारत के सभी न्यायालयों पर लागू किए जाते हैं, सभी न्यायालयों पर लागू होते हैं। अगला है स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे बेटा? स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश साहब हीरालाल जेकानिया। वर्तमान में 50वें नंबर के कौन है साहब? 50वें नंबर के हैं डी वाई चंद्रचूड़। डी वाई चंद्रचूड़, क्या नाम है साहब इनका? डी वाई चंद्रचूड़ 50वें नंबर के। इनके पिता भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। सवाल आ जाए कि किस न्यायाधीश के पिता भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, तो उनका नाम है डी वाई चंद्रचूड़। आगे बढ़ो, अगले सवाल पर पहुंचो। अगला सवाल क्या है? भारत सरकार के कार्यालय के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए किसी राजनीतिक, संसदीय या विधानसभा क्षेत्र से होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है? तो ये कहलाता बेटा उपचुनाव। ये क्या कह रहा है कि अगर किसी भी सांसद का स्थान रिक्त हो जाए, कोई भी साहब आपका सांसद है, सांसद अचानक त्यागपत्र दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए, या फिर साहब आपका कोई विधायक है वो त्यागपत्र दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए या किसी दूसरे सदन का सदस्य बन जाए, तो उसका स्थान क्या हो जाएगा बेटा? रिक्त हो जाएगा। इस रिक्त स्थान को भरने के लिए, जो रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान को भरने के लिए बेटा, भरने के लिए जो चुनाव करवाया जाता है, यही जो चुनाव होता है बेटा, इस चुनाव को उपचुनाव कहते हैं। ये चुनाव क्या कहलाता है साहब? आपका उपचुनाव कहलाता है, ध्यान रखेंगे, इसे उपचुनाव कहा जाता है। और उपचुनाव जो है बेटा वो 6 माह के भीतर करवाना पड़ता है। 6 माह के भीतर साहब होगा ही होगा। और उसके अलावा जो सदस्य चुना जाएगा उसका जो कार्यकाल होगा वो शेष समय के लिए होगा। किसके लिए होगा बेटा? शेष समय के लिए उसका कार्यकाल होता है। इस बात को आप समझ रहे होंगे। अगर मान लें कि कोई व्यक्ति 2025 में उसका कार्यकाल पूरा होना था, 23 में पद छोड़ दिया, तो जो नया सदस्य होगा वो भी 2025 में अपना पद छोड़ेगा। तो ये जो कार्यकाल होता है शेष समय के लिए निर्धारित होता है। अगले सवाल में जो अगला सवाल है, भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन है बेटा? तो पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री तो निर्मला सीतारमण है। मगर पहले पूछ ले कि पहली वित्त मंत्री कौन है बेटा? तो पहली वित्त मंत्री इंदिरा गांधी थी, मगर ये उस समय पर प्रधानमंत्री भी थी, तो पूर्ण वित्त मंत्री नहीं कहा जाएगा। और पहली महिला रक्षा मंत्री पूछ लें तो पहली महिला रक्षा मंत्री भी इंदिरा गांधी रही हैं, मगर ये उस समय पर पूरी तरीके से रक्षा मंत्री नहीं थी। तो पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री पूछ ले, या साथ के साथ साहब आपका वो पहली पूर्णकालीन रक्षा मंत्री भी पूछ ले, तो ये दोनों के दोनों कौन थी साहब? निर्मला सीतारमण है। निर्मला सीतारमण को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वो दोनों पदों पर पूर्णकालिक तौर पर नियुक्त की गई हैं। अगला सवाल है, किस प्रकार की सरकार में शासकों को सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है? किस प्रकार की सरकार में सीधे शासकों को जनता के द्वारा चुना जाता है या लोगों के द्वारा चुना जाता है? तो वो जो सरकार है वो सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहा जाता है। वो लोकतांत्रिक सरकार कहलाती है। गणतांत्रिक सरकार नहीं कहलाएगी। गणतांत्रिक सरकार तो उसे कहा जाएगा जिसमें शासन प्रमुख का चुनाव हो, मतलब वह सरकार जिसमें क्या हो बेटा? जिसमें शासन प्रमुख का चुनाव हो, तो वो जो कहलाएगी शासन प्रमुख का क्या हो साहब? शासन प्रमुख का चुनाव हो। तो वो जो सरकार है वो सरकार साहब आपकी गणतांत्रिक सरकार कहलाती है। तो भारत की अगर बात की जाए तो भारत में साहब आपका लोकतंत्र भी है, तो भारत की सरकार साहब आपकी लोकतांत्रिक भी है, और साथ के साथ साहब भारत की सरकार जो है वो गणतांत्रिक भी है। तो दोनों प्रकार की सरकारें, हमारे यहाँ शासन प्रमुख का भी चुनाव होता है और बाकी और अन्य पदाधिकारियों का भी साहब चुनाव करवाया जाता है। आगे बढ़े, अगला सवाल है, भारतीय संविधान में संघ की भाषा हिंदी के रूप में कब मान्यता प्राप्त करती है? तो हिंदी के रूप में जो मान्यता प्राप्त करती है 1949 में प्राप्त करती है। ये साहब आपकी 14 सितंबर था, तारीख थी 14 सितंबर, और सन क्या था? 1949। और हिंदी को घोषित किया गया बेटा भारत की राजकीय भाषा। इसे हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया गया और इसके लिए अनुच्छेद बनाए गए बेटा। अनुच्छेद नंबर रखी गई 343। क्या रखी गई बेटा? अनुच्छेद नंबर 343 इसके लिए बनाई गई है। तो अनुच्छेद 343 में इसका वर्णन है। ये बेटा राजकीय भाषा है, ध्यान रखेंगे, ये राजकीय भाषा है। और 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी को भी कामकाज की भाषा घोषित किया गया था। ये सवाल इस बार पीसीएस में आया है, तो वहां पर भी मैंने उसको भी पढ़ाया था, आप लोग देख लेंगे एक बार जाकर के। अगला सवाल है, ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन किस नाम से किया जाता है? तो ये इसे ब्लू बुक कहते हैं, इसे ब्लू बुक के नाम से जाना जाता है। तो ब्रिटिश सरकार की जो सरकारी रिपोर्ट है वो किससे आती है साहब? आपका ब्लू बुक के नाम से आती है। किससे आएगी बेटा? ब्लू बुक इसको कहा जाएगा। भारत की जो होगी, भारत की क्या कहलाती है साहब? भारत की जितनी भी रिपोर्टें हैं
व्हाइट बुक पर आती हैं। किस पर आती है साहब? व्हाइट बुक पर भारत की रिपोर्टें आती हैं, सभी लोग ध्यान रखेंगे। ब्लू बुक ब्रिटेन की हो गई, भारत की जो होगी साहब आपकी व्हाइट बुक आ गई। अगले पर बढ़ो। अगला सवाल क्या है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कितने पद तक अपने पद पे रहेगा? तो ये रहेगा 6 साल या 65 वर्ष की आयु, जो भी उनमें से पहले हो जाए, जो भी पहले हो जाए उसके लिए रहेगा। वर्तमान में राजीव कुमार जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ध्यान रखेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन होंगे साहब आपके? राजीव कुमार। अगला सवाल है, अंडमान निकोबार किस न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अभी तो आया था बेटा, किसके अंतर्गत आएगा साहब आपका? कलकत्ता हाईकोर्ट के। आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट, ध्यान रखना, अभी हाल ही में स्थापित किया गया है। क्या नाम है साहब इसका? इसका नाम है अमरावती हाईकोर्ट। क्या नाम है साहब इसका? अमरावती हाईकोर्ट इसका नाम है। इसे भी आप सभी लोग ध्यान रखें। आगे बढ़े, अगले सवाल पर पहुंचे। तो अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय में यदि कोई व्यक्ति जाता है तो वह आवेदन किस भाषा में करेगा? अपनी मातृभाषा में, अंग्रेजी भाषा में, या 8वीं अनुसूची की किसी भी भाषा में? नहीं बेटा, वो केवल अंग्रेजी भाषा में ही अप्लाई कर सकता है। किसमें करेगा बेटा? अंग्रेजी भाषा में ही, अंग्रेजी भाषा में ही आवेदन कर सकता है, और किसी भाषा में बेटा वह आवेदन नहीं करेगा, नहीं कर सकता, ध्यान रखेंगे। अगले सवाल पर पूछे। अगला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ तो राष्ट्रपति दिलाएगा, मगर अगर राष्ट्रपति का पद खाली है या राष्ट्रपति कहीं बिजी है तो उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति दिलाता है। तो समय समय पर मुख्य न्यायाधीश भी शपथ दिला सकता है, मगर इस सवाल का आंसर आपको हमेशा राष्ट्रपति ही लगाना है। ये शपथ में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति शपथ दिलाता है। तो अगर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति है या राष्ट्रपति अवेलेबल नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। और ये साहब आज की क्लास का हमारा एक आखिरी सवाल है। इस आखिरी सवाल को और देखेंगे और फिर धमाकेदार तरीके से आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी बेटा? 33 है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 प्लस 1 क्या है साहब आपकी? 34 है। एक क्या है साहब आपका? ये है साहब मुख्य न्यायाधीश। एक है चीफ जस्टिस, जिसका नाम है साहब आपका मुख्य न्यायाधीश। चलिए फिर बच्चों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए वो सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए बेटा। अपने जितने भी टेलीग्राम ग्रुप हैं उन पर जाइए। जो पिछली मैराथन है उनको भी देखिए। बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए शिवम सर कंप्यूटर की मैराथन क्लास लेकर के आने वाले हैं। उस क्लास का भी आपको एंजॉय करना है और ज़्यादा से ज़्यादा उसको भी शेयर करना है। चलिए फिर ज़्यादा बातें ना करते हुए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।